गांव के लोग कहते थे कि हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बोझ सहती हैं, और कुछ ऐसी जो यादें संभाल कर रखती हैं। हमारे गांव के पश्चिमी सिरे पर एक कब्रिस्तान था, पुराना, उपेक्षित और अजीब तरह से जिंदा। दिन में वहां से गुजरना बस थोड़ी बेचैनी देता था, लेकिन रात होते ही उस तरफ कोई देखता तक नहीं था। वजह कोई खुलकर नहीं बताता था, बस इतना कहा जाता, उधर मत जाना। मैं जब शहर से लौटकर गांव आया तो यह सब मुझे अंधविश्वास लगा। कब्रिस्तान तो हर गांव में होता है, फिर इसमें अलग क्या। लेकिन जिस शाम मैंने पहली बार उस तरफ से आती घंटियों जैसी आवाज सुनी, मुझे समझ आ गया कि कुछ सवालों के जवाब समय से पहले नहीं ढूंढने चाहिए। हवा उस दिन अजीब तरह से ठंडी थी और आसमान में बादल ऐसे टिके थे जैसे कहीं जाना भूल गए हों। सूरज ढलते ही कब्रिस्तान की दीवारों के पीछे से परछाइयां लंबी होने लगी, इतनी लंबी कि सड़क तक आ पहुंची। गांव का रास्ता छोटा था और कब्रिस्तान उसे काटकर निकलता था। लोग शाम होते ही चक्कर लगाकर चलते, लेकिन मैं सीधे निकल पड़ा। दीवार के पास पहुंचा तो भीतर से मिट्टी के हिलने की हल्की सी आवाज आई। लगा जैसे कोई फावड़ा धीरे धीरे जमीन में उतर रहा हो। मैंने रुककर सुना, आवाज थमी, फिर कहीं दूर से किसी के चलने की आहट आई, नंगे पांव, बहुत संभल कर। दिल ने कहा वापस लौट जाओ, लेकिन दिमाग ने कदम आगे बढ़ा दिए। अंदर झांका तो देखा कब्रें कतार में थीं, पर कुछ ताजी मिट्टी असामान्य ढंग से उभरी हुई थी, जैसे नीचे से किसी ने धक्का दिया हो। हवा में लोबान और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध थी। तभी एक पुरानी कब्र के पास रखा पत्थर अपने आप हिल गया। मैंने आंखें मली, पत्थर फिर हिला और उसके पीछे से एक नाम उभरा जो पहले वहां नहीं था। वह नाम मेरा नाम था। मेरी सांस अटक गई, कदम पीछे खिसके। तभी कब्रिस्तान के भीतर कहीं से एक धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि शब्द पकड़ में नहीं आते थे, पर बुलावा साफ था। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ही ढूंढ रहा हो। मैंने दीवार के बाहर छलांग लगाई और बिना पीछे देखे भाग पड़ा। घर पहुंचा तो दरवाजा बंद करते हुए हाथ कांप रहे थे। उसी रात गांव के बुजुर्ग ने मेरी आंखों में डर देख लिया। उसने बस इतना कहा, कब्रिस्तान नाम याद रखता है। मैं समझ गया कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिसने मेरा नाम मिट्टी में लिखा वह मुझे वापस बुलाने वाला था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो वही कब्रिस्तान दिखता, ताजी मिट्टी, हिलता हुआ पत्थर और उस पर उभरा मेरा नाम। बाहर झींगुर बोल रहे थे, लेकिन उनके बीच बीच में एक और आवाज घुली हुई थी, जैसे कोई दूर से नाम लेकर पुकार रहा हो, बहुत धीमे, बहुत धैर्य से। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा। आंगन खाली था, मगर चांदनी में जमीन पर पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। निशान घर की तरफ आते हुए और दरवाजे पर आकर रुक जाते थे। सुबह हुई तो गांव फिर सामान्य लगने लगा। लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। रात का डर जैसे सूरज की रोशनी में घुल गया हो, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ देखते ही सीने में वही कसाव लौट आया। मैंने तय किया कि किसी से बात करनी होगी। बुजुर्ग वही थे जो सब जानते थे। वह पीपल के नीचे बैठे मिले, आंखें आधी बंद, जैसे किसी और ही दुनिया में हों। मैंने पूरी बात बता दी, आवाज, पत्थर, मेरा नाम। उन्होंने बिना हैरानी के मेरी तरफ देखा, बोले, तू पहली बार नहीं है। फिर बहुत देर तक चुप रहे। हवा ने पत्तों को हिलाया। उन्होंने आगे कहा, इस कब्रिस्तान में जो दफन हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पूरा दफन नहीं किया गया था। उनके नाम रह गए, और नाम रह जाए तो बुलावा बन जाता है। मैंने पूछा, मेरा नाम क्यों? वह बोले, क्योंकि तू लौटा है। जो लौटते हैं वही याद आते हैं। शाम होते होते बादल घिर आए। गांव की औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए। बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया गया। मुझे लगा सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, जैसे आज की रात खास हो। तभी एक लड़का भागता हुआ आया, औंधते हुए बोला कि कब्रिस्तान की दीवार के पास किसी को देखा गया है, सफेद कपड़ों में, बिना चेहरा दिखाए। भीड़ जमा नहीं हुई, कोई देखने नहीं गया, सबने सिर झुका लिया। रात गहरी हुई। घर के अंदर बैठे बैठे मुझे मिट्टी की वही गंध आने लगी। फिर फर्श के नीचे से हल्की थरथराहट, जैसे जमीन के नीचे कोई करवट बदल रहा हो। मैंने कान लगाया, साफ सुनाई दिया किसी के नाखून लकड़ी पर खुरच रहे थे। यह आवाज बाहर से नहीं, नीचे से आ रही थी। उसी पल दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, 3 बार, उतनी ही दूरी से जितनी दूर से कब्रिस्तान था। मैंने जवाब नहीं दिया। दस्तक रुकी। कुछ सेकंड बाद वही धीमी आवाज आई, तूने नाम देखा है, अब बारी जगह की है। मेरे पैरों में जान नहीं रही।
खिड़की से झांका तो दूर कब्रिस्तान की तरफ एक रोशनी जली जैसे किसी ने दिया रखा हो, और उस रोशनी के पास एक गड्ढा खुदा हुआ दिखा। उस रात मैं दरवाजे से दूर ही बैठा रहा, न सो पाया न भाग पाया। बाहर की खामोशी अब डरावनी नहीं, भारी लग रही थी, जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही हो। सुबह की पहली अजान के साथ ही मैं बाहर निकला। रात की घटनाएं सपने जैसी लग रही थीं, मगर दरवाजे के पास मिट्टी की एक पतली लकीर थी। वह लकीर सीधी आंगन से होकर गली तक जाती थी। किसी ने चलकर नहीं, घसीट कर बनाया हो ऐसा निशान। मैं सीधे कब्रिस्तान की तरफ चला। रास्ते में कोई नहीं मिला, पीपल के पत्ते तक स्थिर थे। दीवार के पास वही गड्ढा था जो रात को रोशनी में दिखा था। गड्ढा नया था, गीली मिट्टी से भरा, जैसे अभी अभी खोदा गया हो। पास पड़े पत्थर पर कोई नाम नहीं था, खाली, लेकिन उसके नीचे बहुत हल्के से उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाम लिखने की कोशिश की हो और रुक गया हो। पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। मैं चौंक कर मुड़ा। वही बुजुर्ग खड़े थे। बोले, तू यहाँ आएगा, पता था? मैंने पूछा, यह किसकी कब्र है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो नाम यहाँ लिखा जाएगा वही पूरा होगा। फिर उन्होंने मुझे गांव के पुराने हिस्से की तरफ ले चलने को कहा, जहां अब कोई नहीं रहता। वह घर जला हुआ था, छत का एक हिस्सा गिरा हुआ, दीवारों पर कालिक। बुजुर्ग बोले, यहीं से सब शुरू हुआ था। सालों पहले एक परिवार रातों रात गायब हो गया था। सुबह घर खुला मिला, अंदर खाना ठंडा पड़ा था। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। बस कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें बन गईं, बिना जनाजे, बिना रोने की आवाज के। चौथी कब्र खाली रह गई। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो रही हैं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जो बचा वही लौटता है। मैं पूछ ही रहा था कि तभी हवा तेज चली। जली हुई दीवार पर कुछ उभरा, परछाई नहीं, जैसे धुआं। उसमें एक चेहरा बनने लगा। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गड्ढे। मुंह खुला, मगर आवाज नहीं। फिर दीवार पर उंगलियों से खुरचने की आवाज आई, कब्रिस्तान वाली ही। हम दोनों पीछे हटे। बुजुर्ग ने मेरी कलाई पकड़ी। बोले, रात को अगर फिर दस्तक हो तो नाम मत पूछना। पूछ लिया तो जवाब अंदर आ जाएगा। घर लौटते वक्त मुझे लगा कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन मेरे कंधे पर मिट्टी का छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने छू लिया हो। शाम ढली, आसमान लाल था, कब्रिस्तान से धूप नहीं, साया फैल रहा था। तभी दूर से वही आवाज आई, इस बार साफ, नजदीक, एक नाम बाकी है। दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी, पहले से ज्यादा धीमी, ज्यादा धैर्य वाली। दस्तक इस बार गिनकर पड़ी, 1 2 3। हर दस्तक के बाद सन्नाटा और गहरा होता गया। मैंने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, मगर बुजुर्ग की बात कानों में गूंजने लगी, नाम मत पूछना। बाहर से किसी के नाखून लकड़ी पर रगड़ते हुए सरकने लगे। आवाज इतनी पास थी कि लगा दरवाजे के उस पार कोई सांस रोककर खड़ा है। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट आई, खोल दो, ठंड लग रही है। आवाज किसी बच्चे की थी, मगर उसमें उम्र की थकान थी। मैंने जवाब नहीं दिया। फुसफुसाहट बदलकर लंबी सांस बन गई, जैसे कोई नाराज हो गया हो। रात गहरी हुई तो खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए। भीतर रोशनी नहीं थी, फिर भी बाहर से परछाइयां खिसकती दिखीं। कब्रिस्तान की दिशा से मिट्टी की गंध हवा में भरने लगी। तभी बुजुर्ग की खांसी बाहर से सुनाई दी। उन्होंने बहुत धीमे कहा, अगर आज निकलना है, अभी निकल। मैंने दरवाजा खोला नहीं, पिछली खिड़की से निकलकर हम अंधेरे में गली पार करने लगे। हर कदम के साथ लगा जैसे जमीन नर्म हो रही हो, कब्रिस्तान की मिट्टी यहाँ तक आ गई हो। पीपल के नीचे पहुँचते ही हवा थम गई। चांद बादलों में छुपा था। बुजुर्ग ने जमीन पर नमक की एक पतली रेखा खींची और बोले, यह नामों को रोकती है। मैंने पूछा, नाम किसका? उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में देखा। बोले, जिसका लिखा जाना बाकी है। तभी दूर कब्रिस्तान से हल्की रोशनी उठी, दियों जैसी नहीं, ठंडी और नीली। रोशनी के बीच एक आकृति झुकी हुई थी, जैसे मिट्टी खोद रही हो। हर बार फावड़ा उठता, एक फुसफुसाहट आती, अधूरी, टूटी हुई। हम पास गए तो देखा खाली कब्र आबाद ही भर चुकी थी। किनारे रखे पत्थर पर उंगलियों के निशान फिर उभर आए थे, इस बार गहरे। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा। बोले, देख मत, मगर देर हो चुकी थी। पत्थर पर एक अक्षर उभरा, मेरे नाम का पहला अक्षर। मेरी धड़कन रुक सी गई। हवा में वही आवाज लौट आई, अब साफ पूरा करो। अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैंने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं।
मगर मेरी हथेली पर मिट्टी लग चुकी थी, गीली और ठंडी। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, जो छू ले वह दावा कर लेता है। उन्होंने मुझे नमक की रेखा के भीतर खींच लिया। रोशनी बुझ गई, फुसफुसाहट थम गई, पर पत्थर पर बना अक्षर वहीं रह गया, जिद्दी, गहरा। घर लौटते वक्त रास्ता छोटा नहीं, लंबा लग रहा था। हर मोड़ पर लगा कोई हमारा इंतजार कर रहा है। दरवाजे तक पहुंचे तो कुंडी अपने आप हिल रही थी, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाहता हो। बुजुर्ग ने फुसफुसा कर कहा, आज नहीं, अभी नहीं। अंदर घुसते ही दस्तक फिर पड़ी, इस बार ठीक मेरे दिल की धड़कन की ताल पर। दस्तक अब ताल में नहीं थी, वह गिनती बन गई थी, एक लंबी, दो छोटी, फिर अचानक खामोशी। मैंने सांस रोकी। बुजुर्ग ने दिया बुझा दिया, जैसे अंधेरा ही हमारी ढाल हो। बाहर से कोई कदमों की आवाज नहीं, बस मिट्टी के खिसकने की सरसराहट, मानो कोई दरवाजे के सामने बैठकर जमीन कुरेद रहा हो। उसी पल दीवार पर एक साया उभरा, पतला और टेढ़ा, जिसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी थी। साया हिला नहीं, बस बढ़ता रहा। बुजुर्ग ने बहुत धीरे कहा, अगर वह पूछे तो चुप रहना। पर किसी ने पूछा नहीं। इसके बजाय दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा भीतर घुसने लगी। हवा के साथ वही गंध, गीली काब्र की। फर्श पर मिट्टी के दाग बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य पांव भीतर आ रहा हो। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने जेब से नमक निकाला, मगर दाने हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गए। हर दाना गिरते ही एक धीमी हंसी गूंजी, टूटी हुई, जैसे पुरानी रिकॉर्ड। खिड़की के पास से अचानक रोशनी चमकी। बाहर कब्रिस्तान की नीली आभा फिर जाग उठी थी। इस बार आकृति अकेली नहीं थी। 3 परछाइयां एक साथ झुकी, फिर सीधी हुईं। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, बस गहरे गड्ढे। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखे बिना कहा, आज वे नाम लिखने आए हैं। मैंने फुसफुसा कर पूछा, कितने? उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर अपने आप पलटने लगा। तारीखें उल्टी चलने लगीं, जैसे समय पीछे जा रहा हो। आखिरी पन्ने पर एक खाली जगह थी, बिना तारीख के। उसी खाली जगह पर उंगलियों के निशान उभरे, और फिर स्याही की तरह काले अक्षर, मेरा पूरा नाम। मेरा सिर चकराने लगा। बाहर से आवाज आई, साफ और पास, अब बाहर आओ। बुजुर्ग ने अचानक मेरी कलाई पर धागा बांधा। बोले, यह आखिरी रात की गिरह है। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, जैसे बलि खुद को सौंपने जा रहे हों। मैंने उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने पहली बार कांपते हुए कहा, किसी को तो रुकना होगा। उसी क्षण दस्तक थम गई। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगी। फिर बहुत धीरे दरवाजा खुद खुला। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर आधा दबा पत्थर, वही कब्र का। पत्थर पर मेरे नाम के अक्षर अब गहरे चमक रहे थे। हवा ने फुसफुसाया, कल। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बुजुर्ग फर्श पर बैठ गए, थकान से टूटे हुए। बोले, कल कब्रिस्तान बुलाएगा। खिड़की से नीली रोशनी बुझती चली गई, मगर पत्थर का चमकता नाम हमारी आंखों में जलता रहा। सुबह की रोशनी आई, पर गांव जागा नहीं। ऐसा लगा जैसे सूरज भी डरा हुआ हो, फीकी ठंडी किरणें। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे मुझे बाहर चलने का इशारा किया। रास्ता वही था, जो रात में नीली रोशनी से चमक रहा था। अब वहां धूल थी, मगर हर कदम पर जमीन थोड़ी सी धंसती जाती, मानो नीचे से कोई सांस ले रहा हो। कब्रिस्तान के फाटक पर पहुंचते ही हवा रुक गई। न पत्ते हिले, न पक्षी बोले। पत्थर वही आधा दबा अब पूरा बाहर था, और उस पर मेरा नाम नहीं, बल्कि खाली जगह। खालीपन ऐसा कि आंखें उसमें गिर जाएं। बुजुर्ग ने फाटक के भीतर कदम रखा। उनके पीछे पीछे मैं। अंदर सब कब्रें एक सी नहीं थीं, कुछ नई, कुछ बहुत पुरानी, और कुछ ऐसी जिन पर नाम कभी लिखा ही नहीं गया। बीच में एक गड्ढा खुला था, ताजी मिट्टी की गंध तेज। बुजुर्ग ने कहा, कब्रिस्तान नाम नहीं, वक्त मांगता है। उन्होंने अपनी कलाई का धागा खोलकर गड्ढे में डाल दिया। उसी पल हवा चीखी। कब्रों की परछाइयां लंबी होकर हमारी तरफ बढ़ीं, मगर गड्ढे के किनारे रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य रेखा खींच गई हो। जमीन से वही आवाज आई, एक को रहना होगा। मैंने कदम आगे बढ़ाया, पर बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। बोले, मैं बहुत रातें देख चुका हूँ। उन्होंने मिट्टी में उतरते हुए आखिरी बार मेरी ओर देखा। गड्ढा खुद भरने लगा। मिट्टी की हर परत के साथ आवाज धीमी पड़ती गई, पर हवा का वजन हल्का होता गया। परछाइयां सिकुड़कर कब्रों में लौट गईं। फाटक अपने आप खुल गया। गांव लौटते वक्त रास्ता साधारण था। कोई नीली रोशनी नहीं, कोई गंध नहीं। घरों के दरवाजे खुले, लोग बाहर आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ कैलेंडर की तारीख आज की नहीं थी, कल की भी नहीं।
एक खाली पन्ना बिना तारीख के। रात होते ही हवा ने वही फुसफुसाहट की, अब नियम याद रखना। अब मैं जानता हूँ, शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, रात में कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कब्रिस्तान नाम नहीं लिखता, वह वक्त गिनता है। और जब गिनती पूरी होती है, कोई ना कोई अपनी जगह ले लेता है ताकि गांव सांस ले सके। अगर कभी रात बहुत शांत लगे और हवा में मिट्टी की गंध आए तो समझ लेना वह याद दिलाने आया है। क्योंकि हर गांव का एक कब्रिस्तान होता है और हर कब्रिस्तान का एक कर्ज।